शिखा खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी उस दरवाजे को अमन के आदमियों ने तोड़ दिया और अमन गुस्से से शिखा के पास आने लगा। हुआ है टूटने की आवाज़ सुनकर शिखा ने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा तो उसकी जान हलक में अटक गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे और वह पीछे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी अमन ने उसका हाथ पकड़ लिया। शिखा अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? प्लीज़ मुझे जाने दो। अमन ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और उसे खींचते हुए वापस से स्टोर रूम में लाकर ज़मीन पर फेंक दिया। उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। शिखा डरते हुए पीछे जा रही थी। अमन उसके साथ कुछ गलत करता इससे पहले ही उसका फ़ोन रिंग करने लगा। उसने अमन के पॉकेट से अपना फ़ोन निकाल कर देखा तो उसके पापा का फ़ोन आ रहा था। अमन ने एक नज़र गुस्से से शिखा को देखा और फिर धमकी देते हुए कहा, दोबारा अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा, बोलकर रूम को वापस बाहर से लॉक करके बाहर चला गया। वहीं फुसिका फूट फूट कर रोने लगी। एक तो मौका मिला उसे यहाँ से भागने का, लेकिन वह मौका भी उसके हाथ से चला गया। यही सोच सोच कर वह रोए जा रही थी। वहीं विक्की के घर पर जब से शिखा का कॉल आया था तब से वो परेशान। वो बार बार शिखा का नंबर ट्राई कर रहा था पर उसका फ़ोन नहीं लग रहा था और जिस नंबर से शिखा ने कॉल किया था उस नंबर पर भी कॉल लगा रहा था, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं था। अमन ने पहले ही उस फ़ोन को सिम को तोड़ दिया था। विक्की बहुत ज़्यादा परेशान था। वो सीधा राहुल के घर गया। जब राहुल हॉल में सोफे पर बैठा हुआ लैपटॉप चला रहा था, विक्की जल्दी से राहुल के पास आकर बोला, विक्की यार मुझे लग रहा है शिखा किसी प्रॉब्लम में है। मैं उसका फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। विक्की की बात सुनकर राहुल ने जल्दी से लैपटॉप बंद किया और विक्की को सोफे पर बैठाते हुए बोला, क्या हुआ? तुझे कैसे पता कि शिखा किसी प्रॉब्लम में है? हो सकता है उसका फ़ोन खो गया हो या फिर। तभी विक्की राहुल की बात काटकर उसे कुछ बताता है जो शिखा ने उससे कहा था। पूरी बात सुनकर राहुल भी परेशान हो गया और विक्की से बोला, उसने तुझे कुछ बताया था? विक्की अपने माथे पर हाथ रखते हुए, नहीं यार, बस उसने इतना ही बोला है कि वह अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रही है। और उसके बाद जब उसकी कॉल आई तो वो बहुत घबराई हुई थी और मदद के लिए बोल रही थी। कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं है कि मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, पता नहीं उसके साथ। राहुल, नहीं विक्की, शिखा बिल्कुल ठीक होगी, चल हम पुलिस के पास चलते हैं, बोलकर दोनों गाड़ी से पुलिस स्टेशन के लिए निकल गए। वहीं आर्यन कृतिका को गोयनका बिना छोड़कर अपने ऑफिस के लिए निकल गया था। कृतिका सबसे मिलकर मानसी के साथ अपने रूम में आ गई। मानसी बेड पर बैठते हुए कृतिका से बोली, कृति आज तेरा मूड काफ़ी अच्छा है। कृतिका ने मानसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और बेड पर आकर बैठ गई और मानसी से बोली, कृतिका कहाँ यार, जहाँ खड़ूस खड़ूस आर्यन गोयनका हो वहाँ मूड कैसे सही हो सकता है, बोलकर उसने बुरा सा मुंह बनाया। कृतिका की बात सुनकर मानसी कृतिका की तरफ गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, मुझे तो लगा तुम लोग अपना हनीमून मनाने गए, अपना मुंह लटकाते हुए। लगता है इस जन्म में मैं बुआ नहीं बनने वाली। मानसी की बात सुनकर कृतिका आंखें फाड़ कर उसे देखते हुए बोली, मानसी तुझे शर्म नहीं आती? कितनी बेशर्म है तू और तुम्हारा भाई, कितनी बेशर्म हो। मानसी बेशर्मी से मुस्कुराते हुए कृतिका से, भाई ने क्या कर दिया कि वो बेशर्म हो गए? मानसी की बात सुनकर कृतिका बुरी तरह से चिढ़ गई। मानसी, अब अगर तूने एक भी शब्द निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मानसी मुंह बनाते हुए कृतिका से, तुझसे बुरा कोई है भी नहीं। जिस बात के लिए बुलाया है वह करूँ। मॉम को क्या हुआ? वह कुछ परेशान सी लग रही थी। मानसी उदास होती है, कुछ नहीं यार, पता नहीं अक्षत भाई को क्या हुआ। 2 दिन से तो वो घर भी नहीं आए हैं, ऑफिस में रहते हैं या फिर अपनी बिना में चले जाते हैं। इसी वजह से मम्मा डैड परेशान है और कुछ नहीं। कृतिका, या हो सकता है ऑफिस में ज़्यादा काम होता हो, इसी वजह से घर नहीं आते हो। मानसी, नहीं यार, इन 2-3 दिनों में अक्षत भाई का बिहेवियर भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया। हमेशा सीरियस मूड में रहते हैं, बात भी बहुत कम करते हैं। हंसते हुए, मुझे तो लग रहा है आर्यन भाई की आत्मा उनके अंदर समा गई है। कृतिका चिढ़ते हुए, यार मजाक मत कर मानसी, तो क्या करूं? कृतिका कुछ सोचते हुए, क्यों ना हम उनके बिला में चलकर देखें कि क्या प्रॉब्लम है। मानसी, मैंने भाई से कहा था लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। कृतिका कुछ सोचते हुए, क्यों ना हम उन्हें बताएं ना कि हम उनके बिला में आ रहे हैं। मानसी कुछ सोचते हुए,
आइडिया अच्छा है तो ठीक है, कल हम अक्षत के विलाज में चलेंगे, वह भी बिना किसी को बताए। ओके। मानसी मुस्कुराते हुए ओके। कुछ देर बाद बात करने के बाद कृतिका मानसी अपनी अपनी स्टडी करने लगती हैं। वहीं राहुल विक्की को पुलिस की कोई मदद नहीं मिली थी। दोनों ही शिका के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे। वहीं आर्यन अपने कैबिन में बैठा हुआ लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। इस वक्त उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस था। कैबिन में बिल्कुल शांति थी, बस उंगलियों के चलने की आवाज़ आ रही थी। उस शांति को तोड़ते हुए आर्यन का फ़ोन रिंग करता है। आर्यन फ़ोन उठाकर कॉल पिक करता है। फ़ोन के दूसरी तरफ से कोई कुछ ऐसा बोलता है जिससे आर्यन के एक्सप्रेशनलेस चेहरे पर गुस्सा आ गया था और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। आर्यन ऑफिस में बैठा अपना काम कर रहा था, तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। सामने वाला शख्स कुछ ऐसा कहता है जिससे आर्यन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। आर्यन गुस्से से चेयर से उठते हुए बोला, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, तुम लोग को तो आर्यन गोइंका के स्टाइल में ही समझाना होगा। कहते हुए आर्यन के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई थी। उसके बाद उसने किसी को कॉल करके कुछ कहा और तुरंत अपने ऑफिस से निकल गया। वहीं कृतिका स्टडी करते हुए काफ़ी ज़्यादा बोर हो गई थी। मानसी भी अपने रूम में चली गई थी, इसीलिए वह अपने रूम की बालकनी में जाकर रेलिंग के पास खड़ी हो गई। बालकनी में चल रही ठंडी हवाएं कृतिका के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसे अलग ही सुकून मिल रहा था। तभी उसे आर्यन का ख्याल आया और वो खुद में ही मुस्कुराने लगी। प्यार कितना खूबसूरत होता है, ये तो खड़ूस गोयनका से प्यार करके ही पता चला। कुछ सोचकर वो उदास हो गई। काश मैं और खड़ूस गोयनका भी पूरी रीति रिवाजों से शादी करते तो कितना मज़ा आता। हंसते हुए, लेकिन हम लोगों की शादी में तो वर्ल्ड वॉर होता। वो मुझसे लड़ता, मैं उससे लड़ती। अपने बीते पलों को याद करके पहले हम लोग कितना लड़ते थे, यहाँ तक कि एक दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं चाहते थे। और अब कहते उसकी मुस्कुराहट और बड़ी हुई। तभी उसकी नज़र नीचे गई जहाँ कोई भी नहीं था, ना ही गार्ड्स ना ही कोई बॉडीगार्ड। यह सब कृतिका को काफ़ी अजीब लगा, क्योंकि हमेशा कोई कबीला के चारों तरफ गार्ड्स और बॉडीगार्ड्स का पहरा रहता था, लेकिन आज नहीं था। यह देखकर कृतिका सोच में पड़ गई। तभी उसे नीचे से कुछ टूटने की आवाज़ आई। ये आवाज़ कैसी है, एक बार जाकर देती हूँ, सोचकर वो अपनी जगह से नीचे की तरफ जाने के लिए निकल गई। रूम में आई और रूम से आकर सीधे नीचे जाने लगी। उसने हॉल में देखा तो सुरेखा जी सोफे पर बैठी किसी से बात कर रही थी। वहीं मानसी अपने रूम में थी। यह देखकर कृतिका खुद से मैं अकेले जाने लगी। अभी दिन का वक्त था, इसीलिए हवाओं के साथ हल्की धूप भी थी। कृतिका बाहर आई तो बाहर कोई नहीं था। यह देखकर कृतिका गार्ड्स और बॉडीगार्ड्स को आवाज़ देने लगी। सेरा, रामदीन, कहाँ हो सब? बोलते हुए वो मेन गेट की तरफ बढ़ गई। तभी उसे अपने पीछे पीछे कुछ महसूस हुआ और वह जैसे ही पलटी, किसी ने उसके सर पर डंडा मार दिया और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। वहीं आर्यन अपने ऑफिस से निकलकर अपने बॉडीगार्ड के साथ एक पुरानी फैक्ट्री जो सालों से बंद पड़ी थी वहाँ आया। वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ बड़े ही एरोगेंट तरीके से फैक्ट्री के अंदर आया तो फैक्ट्री के अंदर एक चेयर पर एक लड़का बैठा हुआ था और उसके आसपास उसके आदमी खड़े हुए थे। उस लड़के को लंबा चेहरा, काफ़ी गहरी आंखें, आंखों के नीचे दिल। उसने वाइट कलर की टी शर्ट के साथ ब्लू कलर की जैकेट पहन रखी थी और वह ब्लू कलर की पैरों से सूझ। वो लड़का दिखने में हैंडसम था और अपने मुंह की सिगरेट रखे हुए था। आर्यन को आया देखकर वो बहुत भद्दे तरीके से हंसा और अपनी सिगरेट मुंह से निकालकर अपने पैरों से कुचल दी। उसे देखकर आर्यन एटीट्यूड में उसके सामने पड़ी चेयर पर एक पैर पर एक दूसरा पैर रखकर किसी राजा की तरह बैठ गया और अपने सनग्लासेस निकालते हुए एटीट्यूड में बोला, तू भूल गया तू किससे भिड़ने को कोशिश कर रहा है? तुझे क्या लगा तू अपने बिल में बैठकर आर्यन गोइंका का शिकार कर सकता है? आर्यन की बात सुनकर वो लड़का पीयूष जो आर्यन के सामने बैठा हुआ था मुस्कुराने लगा और अपनी चेयर से उठकर बड़ी ही बेशर्मी से बोला, आर्यन गोइंका का शिकार कौन करना चाहता है? मैं तो तेरी वाइफ का शिकार करना चाहता हूँ। सॉरी, कर लिया, बोलकर हंसने लगा। लेकिन उसकी हंसी कुछ ही मिनट में उसके चेहरे से गायब हो गई, क्योंकि आर्यन ने उसके मुंह पर जोरदार पंच मारा था। पीयूष जो कुछ मिनट में पहले हंस रहा था, अब उसके मुंह के कोने से खून निकल रहा था। उसके सामने आर्यन अपनी लाल आंखों से गुस्से से घूरते हुए देख रहा था, लेकिन पीयूष उसे डरने की बजाय हंसने लगा। हंसते हुए अपने अंगूठे से अपने हाथ को टच किया और बड़ी बेशर्मी से उठते हुए बोला, तेरी बीवी के बारे में बोला तो तुझे इतना बुरा लगा? सोच मेरे आदमी जो तेरी बीवी के मजे। बोल ही रहा था कि आर्यन ने एक और पंच उसके मुंह पर मारा और तब तक मारता रहा जब तक कि उसके मुंह से खून
नहीं निकलने लगा था। उसके सर पर जैसे खून सवार हो गया था। वह वही इतनी मार खाने के बाद भी पीयूष मुस्कुरा रहा था। लास्ट में उसे अधमरा करने के बाद उसने अपनी गन निकाली और पीयूष पर पॉइंट कर दी। वहीं के आदमियों ने भी आर्यन की बॉडीगार्ड्स को संभाल लिया। आर्यन पीयूष पर गन ताने हुए मौत का देवता नजर आ रहा था। उसकी आंखें गुस्से से आग उगल रही थी। इससे पहले आर्यन पीयूष पर गन चलाता उसके कानों में कृतिका की आवाज़ें सुनाई देने लगी। प्लीज़ कोई बचाओ, आर्यन प्लीज़ बचाओ। आवाज़ सुनकर आर्यन पीछे पड़ता तो एक पल के लिए उसकी सांसें ही थम गई थी। सामने बड़ी सी स्क्रीन पर एक घर जलता हुआ दिखाई दे रहा था और उसी घर के एक रूम में कृतिका बंद थी, जो रोते हुए दरवाज़ा पीट रही थी। धुएं से उसका दम घुट रहा था और वह किसी भी पल बेहोश होने वाली थी। उसे इस हालत में देखकर आर्यन के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए थे। उसके चेहरे पर कृतिका के लिए फिक्र दिखने लगी थी। कृतिका आर्यन गुस्से से पीछे पड़े पीयूष को देखता है और उसे वार्निंग देते हुए बोलता है, अगर मेरी कृतिका को कुछ भी हुआ ना तो तेरा वह हाल करूँगा कि तेरी साथ पुश्ते भी कांप उठेंगी। उसकी अपनी बीवी के लिए फिक्र देखकर पीयूष मुस्कुरा दिया और जमीन से उठकर अपने कपड़े झाड़ते हुए बोला, पहले अपनी बीवी को बचा तो ले, बेचारी कुछ ही मिनटों की मेहमान बची है। वैसे तुझे तो मुझे थैंक्स बोलना चाहिए, तेरी बीवी को इतनी आसान मौत दे रहा हूँ। वो बोल ही रहा था कि आर्यन गुस्से से उसे शूट कर दिया और जब तक शूट करता रहा जब तक कि 6 की 6 गोलियां खत्म नहीं हो गई थी। पीयूष खून से लथपथ पेट के बल जमीन पर गिर गया। आर्यन के ब्लेजर पर खून के छींटे पड़ गए थे और वो गुस्से से पीयूष की डेड बॉडी को देखते हुए, जो मेरी कृतिका के साथ कुछ भी करने की कोशिश करेगा उसका अंजाम इससे भी ज़्यादा भयानक होगा। मेरी कृतिका को मुझसे कोई भी दूर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। आर्यन बोल ही रहा था तभी उसे कृतिका का ख्याल आया और जल्दी से बॉडीगार्ड्स को लेकर उस फैक्ट्री से निकल गया और जॉनी को फ़ोन करके कुछ बोला। अपनी गाड़ी में बैठकर वो ड्राइवर करने लगा। आर्यन बहुत ही गाड़ी से स्पीड में गाड़ी को ड्राइव कर रहा है। उसका दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था कहीं कि उसकी कृतिका को कुछ हो ना जाए। गाड़ी चलाते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। उसके कानों में कृतिका की आवाज़ें गूंज रही थी। उसका मन बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। कुछ घंटों बाद आर्यन की गाड़ी एक घर के सामने आकर रुकी जो जल रहा था। आर्यन अपनी गाड़ी से उतरकर बिना किसी की परवाह किए उस घर के अंदर जाने लगा, लेकिन उसके असिस्टेंट और उसके बॉडीगार्ड ने उसे रोक दिया। जॉनी, बॉस अंदर बहुत खतरा है, आप मत जाओ। हमने फायर ब्रिगेड वालों को कॉल कर दिया है, वो कुछ ही मिनट्स में आते ही होंगे। हम मैम को बचा लेंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। आर्यन गुस्से से जॉनी को देखता है। अभी उसे सिर्फ अपनी कृतिका को बचाना था। उस घर के अंदर थी। आर्यन, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है, मुझे अंदर जाना है, मेरी बीवी अंदर है, हटो सामने से, बोलकर उस लोगों को अपने रास्तों से हटा देता है और घर के अंदर की ओर जाने लगता है। लेकिन फिर से जॉनी उसे रोक लेता है और कंधे को पकड़ते हुए बोलता है, जॉनी बॉस प्लीज़ होश में आइए, अंदर आपको कुछ भी हो सकता है, आप भरोसा कीजिए, हम मैम को बचा लेंगे। आर्यन गुस्से से अपनी गन निकाल कर जॉनी के ऊपर पॉइंट कर देता है। एक पल को लिए तो जॉनी घबरा गया, लेकिन अगले ही पल पूरी हिम्मत करके बोला, बॉस आप मुझे मार ही क्यों न दें, लेकिन मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। अंदर आपकी जान को खतरा है और मेरे होते हुए तो मैं आपको खतरे में नहीं डाल सकता। आर्यन गुस्से से जॉनी के हाथों को झटक देता है और उसे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कृतिका ही दिख रही थी, जो घर के अंदर जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। उसे अपनी जान की बिल्कुल भी कोई भी परवाह नहीं थी। उसकी जान तो कृतिका के अंदर ही बसती थी। और अंदर मेरी बीवी है और मुझे उसे बचाने से कोई नहीं रोक सकता, बोलकर उसने जॉनी को धक्का दे दिया और जल्दी से उस घर के अंदर जाने लगा। वो मेन गेट पर पहुंचा ही था कि तभी ऊपर से जलती हुई लड़की उसके कंधे पर आकर गिरी और उसका कोट हल्का जल गया। उसे इस हालत में देखकर जॉन जोर से चिल्लाया, बॉस, लेकिन आर्यन ने उसकी परवाह नहीं की और मेन गेट से लात को तोड़कर जैसे ही जाने के लिए अपनी कदम बढ़ाया, पूरा घर आग की लंबी लंबी लपटों से झुलस रहा था। पूरे घर में धुआं भरा हुआ था। आर्यन को खांसी आने लगी, उसका भी दम घुटने लगा, लेकिन उसे कैसे भी करके कृतिका को बचाना था, यह सोचकर वो आगे बढ़ गया। अंदर सब कुछ जल रहा था। उसके हाथ बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे। वो सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा, कृतिका को ढूंढने लगा। कृतिका, कृतिका कहाँ हो तुम?
देखो तुम्हारा आर्यन तुम्हें बचाने आ गया। लेकिन उसे कृतिका की कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था, जिससे उसका दिल तो जैसे बैठा ही जा रहा था। उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं कृतिका को कुछ हो ना गया हो। वो हर रूम हर जगह कृतिका को पागलों की तरह ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कृतिका कहीं भी नहीं मिल रही थी। वहीं कृतिका की आंखों में आंसू निकल रहे थे, धुएं से उसका दम घुट रहा था। वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। कृतिका खांसते हुए, प्लीज़ कोई खोलो, कोई तो हेल्प करो, मैं मर जाऊंगी बोलकर वह रोते हुए वो अपने चारों तरफ देखती है तो वो आग की लंबी लपटों से घिरी हुई थी। किसी भी वक्त उसे कुछ भी हो सकता था। यह सोचकर वो और भी ज़्यादा रोने लगी थी। उसे आग में अपनी मौत दिखाई दे रही थी। तभी उसे आर्यन का ख्याल आया कि वो अपनी कि वह उसे कितना प्यार करता है, कितनी उसकी प्यार करता है। यह सोचकर ही उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई और वह आर्यन को याद करते हुए बोली, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, लेकिन मरने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। आई लव यू आर्यन। मैं तो तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहती थी, लेकिन शायद हमारा साथ यहीं तक था। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू, और यही चाहूँगी कि अगले जन्म में भी तुम मुझे मिलो। कहते हुए उसकी आंखें अपने आप बंद कर लीं और आर्यन के साथ बिताए अपने खूबसूरत पलों को याद करने लगी। अब उसे भगवान से कोई शिकायत नहीं थी। अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। कृतिका ने हैरानी से अपने सामने खड़े आर्यन को देखा और झट से उसके गले लग गई। आर्यन ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। कृतिका को लग रहा था कि कोई सपना देख रही है जिसमें आर्यन ने उसे बचा लिया। यह सोचकर वह मुस्कुरा दी और बोली, मैं जानती हूँ ये सपना है और मुझे ये बात भी पता है, मैं अब जिंदा नहीं बचूंगी बोलकर वो उसकी बाहों में झूल गई। उसे बेहोश देखकर आर्यन घबरा गया और कृतिका को गालों थपथपाते हुए बोला, प्लीज़ कृतिका अपनी आंखें खोलो, तुम्हारा आर्यन आ गया है, वो तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। प्लीज़ अपनी आर्यन के लिए आंखें खोल दो। लेकिन कृतिका बेहोश थी। उसे आर्यन की कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। वहीं उसे ऐसे देखकर आर्यन को ऐसा लग रहा था किसी ने उसकी ज़िंदगी ही छीन ली हो। उसने अपना फ़ोन कोट निकाल कर कृतिका को पहनाया और जल्दी से कृतिका को अपनी बाहों में उठा लिया और जिस रास्ते से आया था उस तरफ से जाने लगा। लेकिन उस साइड से आग ज़्यादा थी। आर्यन ने बंद दरवाजे को देखा और पूरी ताकत लगाकर अपनी लात से उस दरवाजे पर किक मारी। दरवाजा तुरंत टूट गया। आर्यन कृतिका को लेकर वहाँ से ही बाहर जाने लगा। उसके हाथ पूरी तरह से जख्मी हो गए थे, लेकिन उसे अपनी फिक्र नहीं थी। उसे तो सिर्फ कृतिका की ही फिक्र थी। वो आग से बचाकर कृतिका को बाहर ले आया। उसे बाहर आया देखकर जॉनी ने जल्दी से गाड़ी को पीछे का दरवाज़ा खोला और आर्यन कृतिका को अपनी बाहों में लेकर पीछे बैठ गया। उसको ऐसे देखकर जॉनी घबरा गया। आर्यन के दोनों हाथ पूरी तरह से जल गए थे और उसके पैर भी जख्मी हो गए थे। बॉस, आपके हाथ जल मैं आपकी मर पलटी कर दूँ। जॉनी की बात सुनकर आर्यन उसे गुस्से से खोलने लगता है। पहले हॉस्पिटल चलो, मुझे कुछ नहीं हुआ बोलकर कृतिका के चेहरे को देखने लगा। उसके गालों को थपथपाते हुए परेशान होकर बोला, कृतिका तुम्हारे आर्यन ने तुम्हें बचा लिया है, अब प्लीज़ अपनी आंखें खोल दो, देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ। जॉनी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसका वही बॉस है जो हमेशा गुस्से में रहता और अपने गुनहगार को जान से मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता था, जिसके चेहरे पर हमेशा गुस्सा कोल्डनेस रहती। आज वो अपनी बीवी के लिए इतना परेशान और पागल हो रहा कि उसने अपनी जान की भी कोई भी परवाह नहीं की थी और अपनी बीवी को बचाने के लिए आग में भी कूद गया था। वो यही सोच ही रहा था, तभी उसके कानों में आर्यन की गुस्से से भरी आवाज़ पड़ी, लगता है तुम्हारे अंदर जीने की इच्छा नहीं, वो आग देख रहे हो, उसमें कूद कर अपनी जान दे दो। आर्यन की बात सुनकर जॉनी घबरा गया और उसने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की। वहीं गोइंका बिला में सुरेखा जी कृतिका को बुलाने उसके कमरे में आ गई, लेकिन कृतिका रूम में कहीं नहीं थी। यह देखकर वह परेशान हो गई। उन्होंने जल्दी से मानसी को आवाज़ दी, मानसी मानसी बेटा कृतिका अपने रूम में नहीं है। सुरेखा जी की आवाज़ सुनकर मानसी अपने रूम से निकलकर कृतिका के रूम में आई और सुरेखा जी से पूछा, क्या हुआ मम्मा, आप इतनी परेशान क्यों हैं और कृति कहाँ है? सुरेखा घबराते हुए, पता नहीं कृतिका कहाँ चली गई, मैंने पूरा घर देख लिया लेकिन कृतिका कहीं नहीं है। तुम आर्यन को फ़ोन करके पूछो कहीं कृतिका को उसके साथ तो नहीं है। मानसी, ओके मम्मा आप परेशान मत होइए, मैं कृति ठीक होगी, मैं आर्यन भाई को फ़ोन करके पूछती हूँ बोलकर अपने फ़ोन से आर्यन को फ़ोन करने लगी। तभी
लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। मानसी परेशान होते हुए सुरेखा जी से, मम्मा भाई का फ़ोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। कुछ देर सोचते हुए, कहीं ऐसा तो नहीं कृति अपने घर अपनी फैमिली से मिलने गई हो। सुरेखा, नहीं, अगर उसे जाना होता तो वह मुझे बताकर जाती। जिस पर मानसी ने कहा, फिर भी आप एक बार रेखा आंटी को कॉल करके देख लीजिए, क्या पता कृति वहीं हो। इस बार मानसी की बात सुनकर सुरेखा जी रेखा जी को कॉल करती हैं। दूसरी तरफ से रेखा जी कॉल पिक करती हैं। नमस्ते बहन जी, कैसी हैं आप? सुरेखा जी फीका मुस्कुराते हुए, नमस्ते, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और भाई साहब और यश कैसा है? रेखा जी मुस्कुराते हुए, बहन जी हम भी ठीक हैं, और आपको कॉल करने की सोच रही थी। वो क्या है ना, बहुत दिन से कीर्ति से बात नहीं हुई है, तो क्या आप मेरी उससे बात करवा देंगे? रेखा जी की बात सुनकर सुरेखा जी और भी ज़्यादा परेशान हो गई। उन्हें समझ नहीं आया कि वह क्या कहें। वो बहाना बनाते हुए बोली, बात तो करवा देती, लेकिन वह क्या है ना, कृत का बेटी आर्यन के साथ बाहर गई है, वो जैसे ही आती मैं आपको बात करवा दूंगी, कहकर उन्होंने जल्दी से फ़ोन कट कर दिया। मानसी सुरेखा जी के कंधे पर हाथ रखकर परेशान होते उनसे पूछते, क्या हुआ मम्मा? रेखा आंटी जी क्या बोल रही थी? सुरेखा जी नम आंखों से, कृत का बहाव नहीं है, पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची, कहाँ चली गई, कहते उनकी आंखें नम हो गई। अब मानसी को भी कृतिका की फिक्र होने लगी थी। वहीं रेखा जी सुरेखा जी के इस तरह फ़ोन काटने से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। इस वक्त उनके घर पर उनके अलावा कोई नहीं था। वो जल्दी से अपनी पर्स फ़ोन लेकर ऑटो करके गोयनका विला के लिए निकल गई। उनका मन बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। सिटी हॉस्पिटल कुछ घंटों बाद कृतिका VIP वार्ड में लेटी हुई थी। ठीक उसके सामने आर्यन उसी हालत में बैठा हुआ था। डॉक्टर नर्स बार बार बोल रहे थे उसके ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन उसने मना कर दिया। उसके लिए कृतिका का होश में आना जरूरी था। धीरे धीरे कृतिका ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों के सामने वही मंजर दोबारा घूम गया। आर्यन ने कृतिका को होश में आया देखा तो झट से उसके अपनी गले से लगा लिया। वो बता नहीं सकता था कि कृतिका को ऐसी हालत में देखकर उस पर क्या बीत रही थी। कृतिका भी आर्यन को अपने सामने देखकर खुश हो गई थी, और उसने भी आर्यन की पीठ पर अपने हाथ लपेट लिए, और उसके इस तरह से करने से आर्यन की पीठ में तेज दर्द हुआ, लेकिन उसने अपने चेहरे पर अपना दर्द जाहिर नहीं होने दिया। कृतिका से बोला, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी कृतिका, तुम्हें पता है तुम्हें उस आग में देखकर मैं कितना ज़्यादा घबरा गया था। कृतिका का चेहरा अपने हाथों में भरकर, तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, और अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो। आर्यन की बात सुनकर कृतिका की आंखें नम हो गई, लेकिन तभी उसकी नज़र उस आर्यन के जख्मी हाथों पर पड़ी तो उसने बचाते वक्त जल गए थे। कृतिका रोते हुए आर्यन से पूछती है, आर्यन तुम्हारे हाथ कैसे जले? तुमने अपना ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवाया? क्या ज़रूरत थी मुझे बचाने की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? और कहीं लगा है कृतिका को अपनी फिक्र करता देखकर आर्यन के चेहरे पर स्माइल आ गई थी, और वह कृतिका को रिलैक्स करते हुए बोला, रिलैक्स, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक हूँ, वह बोलकर बैठ गया। आर्यन की बात सुनकर कृतिका भी उठकर बैठ गई, और आर्यन ने उसे कुछ भी नहीं होने दिया था। उसे बस मामूली सी चोटें आई थी। कृतिका गुस्से में आर्यन को घूरते हुए, एक तुम मुझे बचाने के चक्कर में खुद जल गए, और अब बोल रहे हो कि कुछ भी नहीं हुआ, चुपचाप से बैठो, बोलकर नर्स को आवाज़ लगाने लगती है। जिस पर आर्यन कृतिका से बोलता है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम कुछ ज़्यादा ही फिक्र कर रही हो। जिस पर कृतिका गुस्से से आंखें दिखाती है, चुप, एकदम चुप, कुछ नहीं बोलोगे तुम, पता नहीं कहाँ कहाँ चोट लग गई और बोल रहे हो कुछ नहीं हुआ। कृतिका को ऐसे देखकर नहीं लग रहा था कि वह कुछ घंटे पहले मौत के मुंह से निकल कर वापस आई है। आर्यन गोयनका जो सबको ऑर्डर देता रहता था, उसे अब अपनी बीवी का ही ऑर्डर दे रही थी। कृतिका की आवाज़ सुनकर नर्स अंदर आई और कृतिका से बोली, नर्स, यस मैम, बोलकर उसने आर्यन को देखा जो इस वक्त उसे बेबस लग रहा था। उसे ऐसे देखकर नर्स तो सदमे में ही चली गई थी। क्या ये वही आर्यन गोयनका था जो कुछ देर पहले पूरे हॉस्पिटल स्टाफ पर चिल्ला रहा था और अब अपनी बीवी के सामने बेबस नजर आ रहा था? कृतिका की नज़र जब नर्स पर जाती तो आर्यन को घूर रही थी। यह देखकर उसे जलन होने लगी और वह गुस्से के साथ बोली, कृतिका, इनका सही से ट्रीटमेंट करो, और अगर ना करवाए तो मुझे बताना। कृतिका की बात सुनकर आर्यन उसे घूरता लेकिन बोलता कुछ भी नहीं। वही कृतिका की बात सुनकर नर्स शॉक्ड हो गई। आर्यन गोयनका की बात उस पर ऑर्डर चला रही थी और वह कुछ बोल भी नहीं रहा था। यह सोचकर वह उसे मन ही मन हंसी आने लगी, लेकिन अपने हंसी को बाहर नहीं आने दिया और आर्यन से बोली, नर्स सर चलिए। आर्यन बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ
मैं ठीक हूँ। तुम मेरी वाइफ को चेक करो, वो ठीक तो है ना? उसे कहीं चोट तो नहीं आई है? नर्स कभी आर्यन को देखी तो कभी कृतिका को, और दोनों एक दूसरे की फिक्र कर रहे थे। यह देखकर नर्स मुस्कुरा दी। ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं जो अपनी फिक्र करने की बजाय दूसरों की फिक्र करते हैं। नर्स आर्यन से, देखिए सर, अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। आर्यन कुछ नहीं कहता और चुपचाप नर्स के साथ वार्ड से जाने लगता है। करीब आधे घंटे बाद आर्यन कृतिका के वार्ड में आया तो कृतिका उसे इस हालत में देखकर घबरा गई। कृतिका जब आर्यन को देखती है तो उसे उसकी आंखें नम हो जाती है। आर्यन के हाथ के दोनों हाथों में पट्टी और उसके राइट हैंड में प्लास्टर बना हुआ था। उसे बहुत ज़्यादा चोटें आई थी, लेकिन उसके चेहरे पर देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसे जरा सा भी दर्द हो रहा था। कृतिका जल्दी से आर्यन के पास आई और नम आंखों से उसे देखते हुए बोली, आर्यन क्या हुआ? आई एम सॉरी, मुझे बचाने के चक्कर में तुम्हारे साथ। वो बोल ही रही थी कि तभी आर्यन उसे चुप कराते हुए बोला, भाई फिर रोते नहीं है, मुझे क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं, तुम्हारे लिए ऐसे हजारों जख्म में ले सकता हूँ। चलो अब रोना बंद करो। आर्यन की बात सुनकर कृतिका के चेहरे को देखा और उसकी फिक्र करते हुए बोली, आर्यन ज़्यादा पेन हो रहा है? कृतिका की बात सुनकर ना बोलने वाला था, लेकिन उसने जब कृतिका को चेहरे को देखा तो उसके मन में उसे परेशान करने का आइडिया आया। आखिर इतने दिनों बाद उसे कृतिका को परेशान करने का मौका जो मिला था, वो इतनी आसानी से थोड़ी ना छोड़ने वाला था। आर्यन बेचारा सा मुंह चेहरा बनाते हुए जैसे वह बहुत दर्द में है कृतिका से बोला, कृतिका पता नहीं मेरा क्या होगा, मुझे तो लगता है ये प्लास्टर कभी नहीं उतरेगा। अब मैं क्या करूँगा? कौन मेरी मदद करेगा? मैं ऑफिस कैसे जाऊँगा? अपना काम कैसे कर लूँगा? मेरी लाइफ तो बर्बाद हो गई है। उसकी नौटंकी भरी बातें सुनकर कृतिका का चेहरा उदास हो गया और वह आर्यन से बोली, डोंट वरी आर्यन, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगी और देखना बहुत जल्दी तुम ठीक हो जाओगे। आर्यन कुछ सोचते हुए, लेकिन तुम क्यों करोगे? तुम तो मुझे अखड़ू सड़ू खड़ूस बोलते हो ना, तुम मेरी मदद क्यों करोगी? कृतिका जल्दी से उसे अपना प्रॉमिस करते हुए बोलती है, पक्का? अब कुछ भी नहीं बोलूँगी, ना ही तुम्हें राक्षस बोलूँगी और ना ही अखड़ू सड़ू खड़ूस। तुम्हें कंजूस भी नहीं बोलूँगी, ना ही तुम्हें महाशय काम देवता कुछ नहीं बोलूँगी। कृतिका के मुंह से अपने इतने सारे अजीबोगरीब नाम सुनकर आर्यन आंखें फाड़ कर कृतिका को देखने लगा। उसकी बीवी ने उसके कितने नाम रख दिए थे, इतने तो किसी भी बीवी ने अपने पति के लिए नहीं रखे होंगे जितने उसकी बीवी ने उसके लिए रख दिए थे। तुम मुझे इन नामों से बुलाती हो? आर्यन ने आंखें दिखाते हुए कृतिका से पूछा। कृतिका धीरे से बोलती है, हाँ बुलाती थी, लेकिन अब नहीं बुलाऊंगी, पक्का। आर्यन कृतिका को घूरते हुए, इतने भी नाम हैं या मेरे या और भी बाकी हैं, जैसे जल कुकड़, मगरमच्छ, इस टाइप के नाम। आर्यन की बात सुनकर कृतिका को हंसी आ गई और वो हंसते हुए बोली, वाह आर्यन, क्या नाम है, जल कुकड़ा। मेरे दिमाग में ये पहले क्यों नहीं आया? तुम राहुल से कितना ज़्यादा जलते हो। तुम्हारा नाम तो जल कुकड़ा गोइंका होना चाहिए। बोलकर उसने आर्यन को देखा जो उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। उसने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया और धीरे से बोली, आई एम सॉरी आर्यन। उसे कुछ बोलने वाली थी, लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वह मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम चाहती हो मैं ठीक हो जाऊँ तो तुम्हें राहुल को अपना भाई बनाना होगा। आर्यन की बात सुनकर कृतिका ने उसे हैरानी से देखा और बोली, मेरे राहुल के भाई बनाने से तुम ठीक कैसे हो जाओगे? लेकिन फिर भी क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है, मैं राहुल को अपना भाई बोलूँगी, ठीक है? अब तुम खुश? आर्यन को ऑर्डर देते हुए, मैंने तुम्हारी बात मानी, अब तुम भी मेरी बात मानोगे। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते ना, तुम ऑफिस जाओगे, ना ही तुम ड्राइविंग करोगे और ना ही घर के बाहर जाओगे, समझे? ओके। उसने बिना कृतिका की बात काटे मुस्कुराते हुए उससे कहा, क्योंकि उसका मकसद जो था वह तो पूरा हो ही गया था। कृतिका ने राहुल को अपना भाई मान लिया था। इस बात से वो बहुत ज़्यादा खुश था। कुछ देर बाद जॉनी गाड़ी में उन दोनों को गोइंका विला छोड़ दिया। दोनों जब गोइंका विला के अंदर पहुंचे तो उन दोनों को ऐसी हालत देखकर परिवार के सभी लोग शॉक्ड रह गए। अक्षत तो अभी अभी आया था। आर्यन के हाथों में पट्टी देकर उसके पास आया और बोला, भाई ये क्या हुआ? आपको इतनी चोट कैसे लगी? कृतिका की तरफ देखते, भाभी आप कहाँ चली गई थी? सब लोग आपको कितना ढूंढ रहे थे। कृतिका कुछ बोलने ही वाली थी तभी उसके सामने सुरेखा, रेखा, मनीष आ गए और
उनसे और आर्यन से एक साथ पूछने लगे। कृतिका को समझ नहीं आया कि वह क्या बोले। अगर वह बताती है कि उसका किडनैप हो गया तो सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते। वो अभी सोच ही रही थी तभी आर्यन बोला, कुछ नहीं मॉम, मैं अपनी इम्पोर्टेंट फाइल भूल गया था, इसीलिए मैंने कृतिका को फ़ोन करके अपने ऑफिस में बुला लिया था, लेकिन रास्ते में कृतिका का किडनैप हो गया था। उसने सब कुछ बात लोगों को सारी बातों को बता दिया था। आर्यन की बात सुनकर सब लोग परेशान हो गए थे। सुरेखा आर्यन कृतिका से, सुरेखा तुम दोनों ठीक तो हो ना? तुम दोनों अपने ऑफिस अपने रूम में जाओ, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। आर्यन मना करते हुए, नहीं मॉम, हम दोनों हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं, सब ठीक है, बस थोड़ी सी चोट लगी है। आर्यन की बात सुनकर कृतिका फटाक से आर्यन को घूरते हुए बोली, क्या थोड़ी चोट, इतनी इतनी चोट लगी है, फिर भी थोड़ी बोल रहे हैं। उसने उसका एक हाथ अपने कंधे पर रख लिया और उसे डांटते हुए बोली, चलो अब रूम में, बोलकर उसे ले जाने लगी। अक्षत भी कृतिका को सपोर्ट करने लगा। वहीं आर्यन को ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है। ऐसा कुछ था भी नहीं। अक्षत कृतिका आर्यन को उसके रूम में लाए और उसे बेड पर बिठा दिया। अक्षत कृतिका से बोला, भाभी आपको कुछ भी चाहिए हो तो बता देना। कृतिका अक्षत को देखते हुए अक्षत यह बोलकर रूम से चला गया और आर्यन बेड से उठने लगा कि तभी कृतिका उसे घूरते बोले, कहाँ जा रहे हो, चुपचाप से बैठो। आर्यन चिढ़ते हुए, वॉशरूम जा रहा हूँ चेंज करने। कृतिका, तुम इस हालत में चेंज कर पाओगे? रुको मैं कर देती हूँ। कृतिका की बात सुनकर आर्यन उसे घूर कर देखा और उसे टॉन्ट मारते हुए बोला, आर्यन वैसे तो तुम्हें बहुत शर्म आती है और अब मुझे बिना कपड़ों के देखना चाहती हो। आर्यन की बात सुनकर कृतिका सकपका गई और जल्दी से बोली, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाह रही थी। फिर चिढ़ते हुए, तुम्हें बिना कपड़ों के देखने का कोई शौक नहीं है, बोलकर वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और आर्यन का सूट उतारने के लिए जैसे ही अपना हाथ, तभी आर्यन उसे डांटते हुए बोला, कृतिका ये क्या कर रही हो? आर्यन की बात सुनकर कृतिका ने उसे देखा और बड़ी मासूमियत से बोली, तुम्हारे शूज उतार रही थी। आर्यन अपने पैरों को पीछे करते हुए बोला, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उतार लूँगा, इतनी भी चोट नहीं आई कि तुम अब मेरे अपने शूज न उतार सकूं। आर्यन की बात सुनकर कृतिका मुस्कुरा दी और उसके पैरों को पकड़ते हुए, जरूरत है या नहीं ये बाद में देखना, अभी मुझे तुम्हारे शूज को उतारने दो, सुबह से पहने हुए, बोलकर वो उतारने लगी, लेकिन आर्यन को उसका हाथ पकड़ लिया। कृतिका मैं कर लूँगा, तुम्हारी जगह मेरे दिल में, मेरे पैरों में नहीं। कृतिका, चाहे दिल में जगह हो या पैरों में, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, इस बात से फ़र्क पड़ता है कि तुम भी तो मेरी कितनी पर ज़्यादा केयर करते हो, और जब मुझे मौका मिला है तो बहाना बना रहे हो। आर्यन मुझे कॉफ़ी पीने का मन है, तुम वो बना दो, शूज़ मैं उतार लूँगा। लेकिन कृतिका कहाँ मानने वाली थी। उसने उसके दोनों शूज़ उतार दिए। उसके बाद खुद ही आर्यन को कपड़े चेंज के लिए, लेकिन इस दौरान उसने अपनी आंखों को बंद कर रखी थी। कृतिका ने आर्यन को बेड पर लिटाया और अच्छे से उसे ब्लैंकेट से कवर करके खुद वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। वहीं कृतिका को अपनी इतनी केयर करता देखकर आर्यन को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कुछ ही देर बाद वो सो गया, क्योंकि ये उसकी बीवी का ऑर्डर था जिसे उसे मानना ही था। कुछ देर बाद कृतिका फ्रेश होकर वॉशरूम से निकली और बेड के पास आकर आर्यन को देखा जो शायद सो गया था। उसे सोता देखकर कृतिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसे कभी कभी तो यकीन नहीं होता था कि ये वही आर्यन गोइंका है जिसने उससे अपने बदले के लिए शादी की थी और उससे कहा था कि वो उसकी ज़िंदगी को नर्क बना देगा। ये सोचकर वह मुस्कुरा दी और आर्यन के पास बैठकर उसके माथे पर प्यार से अपना हाथ फेरने लगी। मैं बहुत लकी हूँ जो तुम मुझे मिले, अकड़ू सरू गोइंका और जल कुकड़ावी, बोलकर वो खुद भी हंसने लगी। इस बात से अनजान कि आर्यन सो नहीं रहा, सोने की एक्टिंग कर रहा है, लेकिन उसने अपनी जारी रखी और चुपचाप लेटा रहा। कुछ घंटों बाद रात हो गई। कृतिका नीचे आई और अपना और आर्यन का एक ही प्लेट में खाना ले आई। उसे उठाकर उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। आर्यन यही सोच रहा था कि उसकी बीवी उसके बीमार होने के बाद कितनी केयर कर रही है, वरना वह तो उसे भाव भी नहीं देती। यही सोचकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। कृतिका ने आर्यन को खाना खिलाया और खुद भी खाना खाया। खाने के बाद उसने आर्यन को मेडिसिन खिलाई और उसे सही से लिटाकर उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर दिया और खुद भी लाइट ऑफ करके उसके पास लेट गई। ऐसे ही करते करते एक महीना बीत गया। इन 30 दिनों में कृतिका ने आर्यन का बहुत अच्छे से ध्यान रखा था, उसकी बहुत ज़्यादा केयर की थी। ना ही उसने ऑफिस जाने दिया और ना ही उसे ड्राइविंग करने की, यहाँ तक कि उसे घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया।
जिससे आर्यन के हाथ के घाव बिल्कुल भी ठीक हो गए थे और उसका प्लास्टर भी कट गया था। वहीं दूसरी तरफ वानी भी थोड़ा नॉर्मल हो गई थी। वो अक्षत से थोड़ी बहुत खुलकर बातें करने लगी थी, लेकिन उसने अभी तक उसे अपने पास्ट के बारे में अक्षत को कुछ भी अच्छे से नहीं बताया था। आर्यन अपने रूम में ऑफिस जाने के लिए तैयार हो ही रहा था, तभी कृतिका रूम में आई और उसे ऑफिस के लिए तैयार देखकर बोली, ऑफिस जा रहे हो? आर्यन अपनी टाई बांधते हुए बोला, कृतिका, शॉपिंग करने कब चलोगे? आर्यन चिढ़ते हुए, तुम्हें ये अचानक शॉपिंग करने का भूत कहाँ से सवार हो गया? पहले तो नहीं जाती थी, फिर अचानक से क्या हुआ? कृतिका रोमांटिक अंदाज में आर्यन के करीब आई और उसकी टाई बांधते हुए बोली, वो क्या है ना पतिदेव, कल करवा चौथ है जिसमें वाइफ अपने हस्बैंड के लिए फास्ट रखती हैं और अपने हस्बैंड से उन्हें गिफ्ट देते हैं। तो मैं भी कल तुम्हारे लिए फास्ट रख रही हूँ, इसीलिए मुझे आज ऑफिस शॉपिंग पर चलना है। मम्मा ने कहा है मुझे रेड कलर की साड़ी पहननी है, लेकिन मेरे पास रेड कलर की साड़ी है ही नहीं, इसीलिए तुम आज ऑफिस शॉपिंग नहीं, मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगे। आर्यन बेड पर बैठकर अपने शूज़ पहनते हुए बोला, तुम्हें फास्ट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी काफ़ी कमज़ोर हो, कहीं बीमार हो गई तो। शूज़ पहनकर कृतिका के पास आया और उसे अपने सीने से लगाते हुए आगे बोला, और मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, इसीलिए तुम फास्ट नहीं रखोगी। आर्यन की फिक्र देखकर कृतिका मुस्कुरा दी, मुझे कुछ नहीं होगा और इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ, बल्कि मुझे तो लगता है मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ। कृतिका की बात सुनकर आर्यन ने उसे देखा तो वह थोड़ी सी मोटी हो गई थी, लेकिन फिर भी अपनी जिद पर अड़े हुए बोला, मैंने बोल दिया ना तुम फास्ट नहीं रखोगी। बोलकर अपने ऑफिस बैग लेकर सुरेखा जी ने उससे पूछा, बेटा कृतिका कहाँ है? सुरेखा जी की बात सुनकर आर्यन बोला, रूम में है, नीचे आ रही है। बोलकर अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। कृतिका भी आकर अपनी जगह पर बैठ गई और चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। ब्रेकफास्ट करने के बाद सब लोग अपने अपने काम में निकल गए। वहीं कृतिका मानसी सुरेखा जी के साथ करवा चौथ की शॉपिंग के लिए निकल गई। कृतिका का तो बहुत मन था आर्यन के साथ शॉपिंग करने का, लेकिन अखड़ू उसके सड़ू पति ने उसे मना कर दिया था, इसीलिए उसे मजबूरी में सुरेखा जी और मानसी के साथ शॉपिंग पर जाना पड़ा। अक्षत का बिला अक्षत बानी के कमरे में सोफे पर बैठा उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा था। आज अक्षत के बहुत ज़्यादा जिद करने पर बानी उसके साथ बाहर जाने के लिए मान गई थी। अब उसके घाव भी काफ़ी हद तक ठीक हो गए थे। कुछ मिनट बाद वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और बानी अक्षत के सामने जाकर खड़ी हो गई। अक्षत की नज़र जब बानी पर पड़ी तो वह उसमें खो गया। बानी ने पिंक कलर की स्वीट कुर्ती के साथ वाइट कलर की जीन्स पहनी हुई थी, जिसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर कोई मेकअप सिवाय आंखों में काजल और होठों पर लिपस्टिक के वो इतने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अक्षत की नज़र तो उसके चेहरे पर टिक गई। कुछ मिनट बाद वह अपनी सेंस में आया और सोफे से उठते हुए बोला, अक्षत चलें? अक्षत की बात सुनकर पानी कवर्स के पास गई और उसे खोलकर उसमें से वाइट कलर का दुपट्टा निकालकर अपनी गले में डाल लिया। अक्षत से बोली, चलिए। अक्षत ने जब उसे ऐसा करते देखा तो उससे बोला, मिस ब्यूटी, आजकल दुपट्टा कौन लेता है? मेरा मतलब अगर तुम लेना चाहो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तभी पानी धीरे से बोली, मुझे लगा तुम गुस्सा करोगे बस कि मैंने क्या पहना है, बस इसीलिए ले रही थी। बोलकर उसने अपना सर झुका लिया। बानी की मासूमियत देखकर अक्षत हंस दिया और उसने हंसते हुए बोला, मिस ब्यूटी, मुझे नहीं पता था तुम इतनी क्यूट हो, और दूसरी बात मैं क्यों गुस्सा कर, तुम्हारी मर्जी है, तुम कैसे भी कपड़े पहनो। अक्षत की बात सुनकर बानी उसको आंख दिखाते हुए बेड पर बैठ गई और मुंह फुलाते हुए बोली, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं भी। तुमने मुझे फिर से मिस ब्यूटी कहा। बानी नाराज होते हुए और भी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। अक्षत धीरे से उसके पास आया और घुटनों के बल बैठते हुए बोला, तो क्या हुआ? अब जब तुम मिस ब्यूटी हो तो तुम्हें उसी नाम से बुलाऊंगा। बानी ने अक्षत को देखा और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर दिया। तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ, मुझे मिस ब्यूटी अच्छा नहीं लगता। अक्षत ने प्यार से बानी का हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसका चेहरा अपने चेहरे की तरफ करते हुए बोला, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, झूठ मूठ का नाराज होती है। अब तो हम फ्रेंड्स हैं ना, तो तुम मुझे मना नहीं कर सकती मिस ब्यूटी। बोलकर हंस दिया। उसे हंसते हुए देखकर वानी पहले तो चिढ़ गई, फिर उसके बाद हंसने लगी। कुछ मिनट बाद दोनों गाड़ी से निकलकर मॉल के लिए निकल गए। आर्यन का ऑफिस। आर्यन अपने केबिन में बैठा हुआ लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था, तभी डोर पर नॉक हुई। आवाज़ सुनकर आर्यन ने अपनी कड़क आवाज़ में कहा, कम इन। केबिन का डोर खोलकर एक एम्प्लॉय अंदर आया और आर्यन से कल के लिए
ऑफिस के लिए लीव मांगते हुए बोला, बॉस मुझे कल के लिए लीव चाहिए। क्या है ना, कल करवा चौथ है। एम्प्लॉय की बात सुनकर आर्यन के हाथ कीबोर्ड पर रुक गए और अपने नजरें उठाकर एम्प्लॉय को देखा। उसके मात्र देखने से ही एम्प्लॉय के माथे पर डर से पसीना आने लगा। क्यों, तुम्हें भी व्रत रखना है? आर्यन की बात सुनकर एम्प्लॉय हड़बड़ गया और जल्दी से बोला, बॉस मैं क्यों व्रत रखूंगा? वो एक्चुअली कल मुझसे मेरी वाइफ नाराज़ हो गई थी और उसने मुझे वार्निंग दी है, अगर कल पूरा टाइम उसके साथ नहीं रहा तो वह मुझे डिवोर्स दे देगी और अपने मायके चली जाएगी। बोलकर उसने मायूसी के साथ अपना सिर झुका लिया, क्योंकि उसे पता था उसका बॉस कैसा हुआ। चाहे यहाँ अपनी जान भी दे दे फिर भी उसका खड़ूस बॉस उसे लीव नहीं देगा। लेकिन आर्यन की बात सुनकर आंखें बाहर आने को तैयार थी। आर्यन, तुम कल लीव ले सकते हो। और एक बात बताओ, करवा चौथ के फास्ट के लिए कौन कौन सा सामान इम्पोर्टेंट होता है? एम्प्लॉय को तो यकीन ही नहीं हो रहा था, फिर भी उसने चुपचाप जो उसे मालूम था वह आर्यन को बता दिया। सब कुछ जानने के बाद आर्यन उस एम्प्लॉय से बोला, गुड, तुम आज से लीव ले सकते हो। एंजॉय को तो एक बार फिर से यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वह मुस्कुराते हुए आर्यन को थैंक यू बोला और उसके कैबिन से निकल गया। उसके जाने के बाद आर्यन ने अपना सर चेयर के पीछे टिका लिया और अपनी दोनों आंखों को बंद करते हुए स्माइल करते हुए बोला, आर्यन, सुबह मैंने तुम्हें नाराज़ कर दिया था ना, तो क्या हुआ? अगर तुम फास्ट नहीं रख सकती लेकिन पूजा तो कर ही सकती हो ना। बोलकर उसने कुछ सोचा और अपनी गाड़ी की खींच उठाकर तुरंत ऑफिस चला गया।